हेलो गाइस, वेलकम टू वेदिकोस। आज है 10 जनवरी 2022 और आज के करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर को हम टॉपिक वाइज एक एक करके लेंगे। जीवन रक्षा मिशन क्या है, बेसिकली ये किससे संबंधित है और चर्चा में क्यों है। भारत के राष्ट्रपति ने पिछले 4 वर्षों में लोगों को जीवन बचाने में उनके प्रयासों को पहचानने के लिए आरपीएफ कर्मियों को नव जीवन रक्षा पदक और एक वीरता पदक से सम्मानित कर रहे हैं। यानी कि राष्ट्रपति आरपीएफ की सराहना के लिए उन्हें जीवन रक्षा पदक दे रहे हैं। यानी कि मिशन जीवन रक्षा क्या है, ये आरपीएफ की एक पहल थी जिसके अंतर्गत चाइल्ड हेल्प डेस्क भी शामिल है। बेसिकली क्या है कि आरपीएफ ने पूरे भारत में 132 चाइल्ड हेल्प डेस्क बना रखे हैं और कई एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों को बचाने के लिए ये कार्य करते हैं। दूसरा टॉपिक है सी ड्रैगन 22 अभ्यास। क्या है ये सी ड्रैगन 22 अभ्यास या एक्सरसाइज ऑफ सी ड्रैगन 22? देखिए, सी ड्रैगन अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसका नेतृत्व करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें जो हिस्सा लेने वाले देश हैं उसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश सी ड्रैगन 22 अभ्यास में शामिल होते हैं। ये इस वर्ष एंडरसन वायुसेना बेस पर गुयाम में आयोजित किया गया है, जो अमेरिकी वायुसेना का एक अड्डा है। इस अभ्यास के दौरान जो विभिन्न देश हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं उनके बीच विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद उनको उच्चतम अंक प्राप्त करने होते हैं और जो देश उच्चतम अंक प्राप्त कर लेता है उसे ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार भी दिया जाता है। और ये 2021 का जो ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार है वो जीता है कैनेडियन वायु सेना ने। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट टॉपिक है वीर गाथा प्रोजेक्ट। क्या है ये वीर गाथा प्रोजेक्ट? भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है मनाने के लिए। उसी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, वीर गाथा प्रोजेक्ट। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत में बेसिकली स्कूली बच्चों को, जो हमारे युद्धों के नायक हैं, वीर हैं, उनकी कहानियां सुनाई जाएंगी। इन स्कूली बच्चों को इनसे अवगत कराया जाएगा और उन्हें प्रेरित करने का कार्य वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत विजेता के रूप में 25 छात्रों का चयन किया जाएगा। बेसिकली ये पूरा प्रोजेक्ट 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ था और ये चलेगा 21 नवंबर 2021 तक। पूरे भारत में इसको चलाया गया है। वीर गाथा प्रोजेक्ट बेसिकली शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय और इसके साथ साथ जुड़ा है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई। चूंकि इसे आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मनाया जा रहा है, तो आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? देखिए, यह भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत भारत सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने के साथ उसके गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और भारत की उपलब्धियों को मनाने का कार्य भारत सरकार कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ है और ये चलेगा 15 अगस्त 2022 तक। 15 अगस्त 2022 को जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो समाप्त हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। क्या है ये और कहां इसको हेल्ड किया गया है? बेसिकली इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 24वें नंबर की है ये और इसकी थीम रही है इंडियाज टेकएड, ओके, टेक एड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड।
तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी एग्जाम के लिए। इंडियाज टिकेट डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, क्या महत्व है इस ई गवर्नेंस का? जो सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, बेसिकली ये भारत में ई गवर्नेंस पहलों को स्पीड यानी गति प्रदान करेगा। ये उद्योगों और सिविल सेवकों को ई गवर्नेंस में अपने जो उसका उपयोग है, ठीक है ना, उसके बढ़ाने का एक जरिया देगा। और ये जो सिविल सेवक एंड टू एंड सर्विस कैसे डिलीवर कर सकते हैं, उसकी सुधार की बात कैसे हो सकती है, ये कॉन्फ्रेंस उस पर पूरा केंद्रित रहा है। ई गवर्नेंस को क्यों बढ़ावा देने की जरूरत है? भारत सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत का डिजिटलीकरण कर रही है। ई शासन बेसिकली सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक समावेशन को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। साइबर धोखाधड़ी, ऐसे में क्या है, साइबर धोखाधड़ी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, फेक न्यूज की भरमार रहती है। आप ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं तो देखिए फेक न्यूज भरा रहता है। तो निपटने के लिए हमें सुरक्षित ई गवर्नेंस की ओर बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि ई गवर्नेंस की लागत में भी कमी आए, सेवाओं को आसानी से और रियल टाइम में डिलीवर किया जा सके, साथ ही प्रशासनिक की मशीनरी की जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ सके। इसके लिए हमें ई गवर्नेंस को सफल बनाना महत्वपूर्ण है। एयरटेल पेमेंट बैंक अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसका क्या कारण है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत एयरटेल पेमेंट बैंक को अपनी दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया है, यानी कि ऐसे शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया है। साथ ही एक काम और हुआ है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई को अभी भी डीसिप यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कि जो घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक हैं, इसके रूप में इन तीनों बैंकों को बरकरार रखा है। ये ऐसे बैंक होते हैं जिनके गिरने से या कोलैप्स करने से पूरे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। साथ ही ये माना जाता है कि अगर गवर्नमेंट किसी संकट में फंसती है तो ये बैंक गवर्नमेंट को उस संकट से उबारने में मदद कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये तीन बैंक इसमें डी सिप में शामिल होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीएफसी। देखिए, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं और एसबीआई पब्लिक सेक्टर का बैंक है। आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होने के लिए क्या क्या या किन किन आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है? बेसिकली 1934 का जो अधिनियम है उसमें 4 अनुसूचियां हैं, लेकिन दूसरी अनुसूची में शामिल होने के लिए एक तो डीटीएल यानी कि डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी जो होती है बैंक की, वो 1 वर्ष के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए से कम नहीं हुई। फिर CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये 12% होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो जमा करता है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए CRAR का काम प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एनपीए है वो 5% से कम होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 5% से कम होना चाहिए। सीआरआर और एसएलआर के जो अनुपालन है, जो नियम है, उसे बैंक को पूरा करना हो। देखिए, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर को कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये वह न्यूनतम राशि होती है जिसे बैंक या तो नगद रूप में यानी कैश में या फिर अन्य अदर प्रतिभूतियों के रूप में या किसी अन्य रूप में वो रखती है, या और इसे आरबीआई के पास नहीं रखना होता है, बल्कि ये बैंक अपने पास ही रख लेती है, निश्चित रेशियो जो आरबीआई तय करता है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये कुल जमा का एक हिस्सा होता है जिसे बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। और ये आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति होती है, मौद्रिक नीति समिति होती है, वह इसे तय करती है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उनको देख लेते हैं कि कैप्टन हरप्रीत चंडी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली वे पहली अश्वेत महिला हैं। हरप्रीत से पहले भारतीय मूल की 2 ब्रिटिश महिलाएं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाई हैं। जाहिर सी बात है कि ये दोनों स्टेटमेंट ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सिख रेजिमेंट की सेना में भारतीय मूल की 32 वर्षीय अधिकारी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट है हरप्रीत चंडी। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का इतिहास रचा है और सबसे बड़ी बात कि वो बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले इस कठिन यात्रा में पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। इनका निक नेम है पोलर प्रीत। ओके, पोलर प्रीत के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा शुष्क रहने वाला महाद्वीप है और यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करना संभव नहीं है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। ये पूरा एमसीक्यू या पूरा करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है स्मार्ट शहर अभियान। इसका सही जवाब है स्मार्ट शहर अभियान के तहत इसे प्रारंभ किया गया है। स्मार्ट शहर अभियान ने कार्यवाही और अनुसंधान के लिए स्मार्ट शहर और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च। ओके, ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की यह एक संयुक्त पहल है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हाल ही में भारत की मिलक नदी में एक कैटफिश की नई प्रजाति पाई गई है। यह नदी भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? इसका सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड की ये नदी है मिलक नदी और यहाँ पर कैटफिश पाई गई है। ये एक ड्वार्फिश होती है यानी कद में बहुत ही छोटी होती है। इसका दूसरा नाम है स्यूडोलागुविया वेस्पा। ओके, इसकी नागालैंड में खोज की गई है मोकोचुंग जिले में और बेसिकली ये पाई जाती है नेपाल, बांग्लादेश, भारत और म्यांमार में और उसमें भी ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इरावती नदी की धाराओं में ये पाई जाती है ड्वार्फ कैटफिश। द साइंटिफिक नेम है स्यूडोलागुविया वेस्पा। नागालैंड में है मिलक नदी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के संबंध में सत्य कथन या असत्य कथन कौन सा? तो सत्य नहीं बताना है आपको, गलत कथन का चूज करना है। सार्क का गठन 1985 में हुआ था। यूरोपीय कमीशन इसका पर्यवेक्षक है। सार्क की कल्चरल कैपिटल घोषित करने की शुरुआत 2015 में हुई थी और सार्क का सचिवालय काठमांडू में। इसका सही जवाब क्या है? बी, यही गलत है। यूरोपीय कमीशन ना होकर इसका जो पर्यवेक्षक है वो है यूरोपीय संघ और इसका गठन 1985 में हुआ था। एक्चुअली चर्चा में ये इसलिए आपको क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर से पाकिस्तान ने भारत को 19वें सार्क शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया और उसने ये भी कहा है कि अगर वो भौतिक रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता है तो वर्चुअली भी इसमें शामिल हो सकता है। इससे पहले भारत ने सार्क में मना कर दिया था बैठक लेने से, कारण कि पाकिस्तान उसमें तालिबान को शामिल करना चाह रहा था। इस वजह से इस पूरी बैठक को इससे पहले रद्द किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग की अकादमी की आधारशिला रखी गई है? कौन सा स्थान है वो? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी। अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की स्थापना की गई है, आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय मंत्री हैं जी सर्बानंद सोनोवाल। इससे पहले ये असम के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और खेल मंत्री भी हमारे रह चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद या फिर रांची? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की शुरुआत की गई है
बेसिकली आत्म भारत मिशन के तहत इसकी पहल की जा रही है और पहला सम्मेलन ऐसा इससे पहले गुवाहाटी में हुआ था और अभी ये दूसरा सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है। यूपीएससी के क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन अब की बार का। ये क्वेश्चन है 19वीं सदी की समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तीन ऑप्शन है आपके पास। उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की, 1848 में महाराष्ट्र में पुणे में। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए इन्होंने पुणे में महिला सेवा मंडल की स्थापना की। और तीसरा ऑप्शन कहता है अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक एक संगठन भी बनाया। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सावित्रीबाई फूले के बारे में ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए भी और अन्य पीएससी परीक्षाओं के लिए भी। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 के हुआ था, यानी कि 3 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई है। 19वीं सदी में जो महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उस वक्त सावित्रीबाई ने समाज सुधार का बीड़ा महिलाओं को लेकर उठाया था। उनको शोषण से मुक्त कराने, समान शिक्षा और अवसरों को दिलाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी। साल 1948 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना 1948 में सावित्रीबाई फूले ने की थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए लगभग 18 स्कूल खोले और सावित्रीबाई फूले को पहली शिक्षिका होने का भी श्रेय जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए। बिना पुरोहितों को शादी को बढ़ावा दिया, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना, अंतरजातीय विवाह करवाना और अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना भी उन्होंने की। इसके अलावा विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए पुणे में उन्होंने महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की थी। ये सावित्रीबाई फूले के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। आज के करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप वेदुकोश के टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर में।